आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सी मांगे रखी गई थी। ठीक है, पहली है कि सरकार को जल्द से जल्द भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा है वायसराय और प्रांतीय गवर्नर के कार्यकारी परिषद के 2/3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। और चौथा है भारत के सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजकीय कोष के द्वारा होना चाहिए। तो ये चार जो ऑप्शन है इसमें लखनऊ समझौते के अनुसार इसमें संघ कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने संयुक्त रूप से किसकी मांग जो है वो रखी थी। तो कूट के आधार पर इसका उत्तर चयनित करना है कि कौन सा इसका कथन जो है वो सही है। ठीक है, कि 2 और 4 केवल 1 2 3, ठीक है, या फिर 1 3 4 या फिर जो है वो है 1 2 3 4, मतलब इसके सभी कथन जो हैं वो सही है। तो कौन सा कथन जो है इसका मुख्य रूप से जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है उसके हम परिप्रेक्ष्य की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 का जो अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः शामिल किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक उदारवादी नेता जो अंबिकाचरण मजूमदार थे वो एक उदारवादी नेता थे। लखनऊ सत्र में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना और थी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संयुक्त रूप से एक साथ आए, ठीक है, और सरकार के सामने अपनी साझा मांगे रखी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है कि पहला कथन जो है कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों की आजादी की जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर देनी चाहिए। ठीक है, जो पहला ऑप्शन जो है वो है कि भारतीयों को जल्द से जल्द, सरकार को जल्द से जल्द भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए। यह कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि भारतीयों को स्वशासन, जल्द से जल्द भारतीयों को स्वशासन की प्राप्त करेगी। इसलिए स्वतंत्रता की उसमें बात नहीं हुई थी, इसमें केवल जो बात हुई थी वो केवल स्वशासन की बात हुई थी। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, इस कथन की जो बात है ये पूर्णतया सही है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, और इस समझौते को लखनऊ के समझौते के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की कार्यकारी परिषद के आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए, इसलिए तीसरा कथन भी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की कार्यकारी परिषद के 2/3 सदस्य भारतीय होने चाहिए, 2/3। ठीक है, ये बात जो है ये 2/3 की बात नहीं थी, ये आधे सदस्यों की बात हुई थी। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। भारत सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजकोष के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, यह पूर्णतया जो है वो सच है। ठीक है, इसलिए दूसरा और चौथा कथन जो है वो सही है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट कुशा संबंधित है। ठीक है, कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट कुशा संबंधित है भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के विकास से। ठीक है, रक्षा प्रणाली के विकास से, लुप्त प्राय पादप प्रजातियों के संरक्षण से, मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों की बहाली से, या फिर उच्च अक्षांश पर पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियों के संरक्षण से। तो जो कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट कुशा से संबंधित है। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्रोजेक्ट कुशा से संबंधित कौन है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो डीआरडीओ है वो प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य जो है 2028 और 2032 जो 28-29 तक भारत को अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को परिचालन के रूप में तैनात करना है। और इस मिसाइल का जो विकास है वो डीआरडीओ कर रहा है, ठीक है, और इसका उद्देश्य ये भारत की अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकास करना है। इसमें इजराइल की प्रमुख एरोस्पेस और विमान कंपनियां जो हैं वो भारत की मदद कर रही हैं। और इस मिसाइल की सीमा रेंज जो है वो 150 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की रेंज में शत्रु के लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कि कैबिनेट मिशन के कथनों पर विचार करना है कि इसने भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। और दूसरा है कि मिशन ने प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। और तीसरा है मिशन ने भारत को 2 अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित करने का भी प्रस्ताव किया था, ठीक है, प्रस्ताव किया था। तो इसका कौन सा कथन जो है, जिसमें जो कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, कि इसमें कौन सा प्रस्ताव जो है वो सही है। कोड के आधार पर हमें इसका आंसर, कैबिनेट मिशन के आंसर जो है वो चयनित करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है, कि केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या फिर केवल 2 और 3। बात करें तो फरवरी 1946 में इटली सरकार ने एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इस मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य पेंथिक लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव जो थे पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो एडमिरल थे। इस कैबिनेट का उद्देश्य जो था भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए बातचीत की जाए और एक शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, इसके विकल्पों की खोज करनी थी। और साथ में ही पेंथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगर 1946 की जो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें किसी के प्रावधानों की, तो इस कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और मिशन का मानना था कि 2 हिस्सों में विभाजित एक छोटे देश को प्रशासित करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। प्रांतों को समूह के आधार पर बांटा, ठीक है, उन्हें 3 वर्गों में, प्रांतों के समूह को उसे 3 वर्गों में बांट दिया। पहला वर्ग जो था उसे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, जिसमें हिंदू बहुत प्रांत थे। और वर्ग बी जो था उसमें पंजाब और उत्तर सीमा प्रांत और सिंध, जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांत थे। और वर्ग सी जो था उसमें बंगाल और असम था, जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे। संविधान सभा का निर्माण करने और एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की मांग जो है को कैबिनेट मिशन के द्वारा ही माना गया, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है, ठीक है। मिशन ने प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता, अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने का एक प्रस्ताव दिया, ये देख, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन ने एक साझा केंद्र, रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्र की व्यवस्था की और भारत के लिए एक संघीय ढांचा की परिकल्पना की। केंद्रीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक मुद्दों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों समूहों के साधारण बहुमत से किया जाना था। प्रांतों को स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगे, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है वो सही है, ठीक है। रियासतें तब तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेंगी जब तक उत्तराधिकारी सरकारों या ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता, ठीक है, मतलब कि रियासतें जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहेंगी, उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पहले आम चुनाव के बाद प्रांतों को समूह से बाहर आने की स्वतंत्रता थी और 10 वर्ष के बाद प्रांतों को समूह या संघीय संविधान पर पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता दी गई। और साथ में ही इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही
अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर जो है 1 और 2 है। अगला प्रश्न है कि अधीनस्थ उच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सत्र न्यायाधीशों के पास मृत्यु दंड के अतिरिक्त अन्य कोई भी दंड देने का अधिकार नहीं है, सॉरी अधिकार है। दूसरा है जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है एक ही व्यक्ति जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है कि केवल 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, ठीक है, या फिर 1, 2, 3। तो ये बताना है कि कौन सा कथन कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो है सही है, पहला कथन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठन है, संगठन संरचना अधिकार क्षेत्र जो है और राज्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसीलिए वह एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़े भिन्न होते हैं। उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के नीचे ही दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते हैं, ठीक है। और जिला न्यायाधीश जो होता है वो जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जिसके पास सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें, जिला न्यायाधीश ही सत्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। इसीलिए तीसरा कथन जो है सही है। जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। उसके पास जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण की शक्ति होती है। उसके आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। सत्र न्यायाधीश के पास आजीवन कारावास, मृत्यु दंड सहित किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा दी गई मृत्यु दंड की सजा उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन है, चाहे इसके लिए कोई अपील की गई हो या फिर कोई अपील ना की गई हो, तब भी उसे उच्च न्यायालय से पुष्टि करना आवश्यक है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है, ठीक है। तो सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, कि कितने युग्म जो है वो सुमेलित है, ठीक है। ब्लैक गोल्ड, सोने चांदी से युक्त मिश्र धातु को जब्त करना, सर्वशक्ति, उग्रवाद का मुकाबला करना, उपलब्ध दलालों को नियंत्रित करना। जो ऑपरेशंस हैं इनके उद्देश्य क्या हैं ये आपको बताना है। कौन से कथन जो हैं वो सही है, कि कितने कथन जो हैं वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो पूर्णतया सही है। क्योंकि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने रेलवे या संपत्ति यात्री क्षेत्रों की भलाई के लिए कई अभियान चलाए। अगर बात करें कि कौन कौन से अभियान जो है वो रेलवे ने चलाए हैं, तो सबसे पहले आता है नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते, जीवन रक्षा। नन्हे फरिश्ते जो है वो खोए हुए बच्चों को बचाने के लिए है। ऑपरेशन जीवन रक्षा जो है लोगों का जीवन बचाने के लिए है। मेरी सहेली जो ऑपरेशन है इसमें महिला यात्रियों को सशक्त बनाना है। और ऑपरेशन फिर उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध जो है वो दलालों को नियंत्रित करने से संबंधित है। नारकोस जो है, ऑपरेशन नारकोस जो है रेलवे के द्वारा, इसमें है कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से निपटना है। फिर है यात्री सुरक्षा जो है वो यात्रियों की सुरक्षा संबंधित है। फिर है ऑपरेशन सेवा जो यह है कि जरूरतमंदों की सहायता से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।